Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 25 अगस्त 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अब हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अमराबाद टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा आज से 2 दिनों पहले हमने भीष्म क्यूब के बारे में डिस्कशन किया था, थंबनेल लगाया था, इंडियन आर्मी के बारे में आपको समझाया भी था क्या है भीष्म क्यूब, कैसे काम करता है, वो भी एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों आज इसी के रेफरेंस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी पर्पस है भीष्म क्यूब का वो यह है कि मान लीजिए कोई डिजास्टर या कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहाँ पे कोई वॉर चल रहा है या कोई डिजास्टर आया है, तो वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाता है ये भीष्म। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये भीष्म क्यूब है इसके अंदर में एक बहुत बड़ा गोदाम वेयर हाउस देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा मेडिकल सप्लाई को स्टोर किया जा सकता है। तो ये भी इसी पर्टिकुलर क्यूब का एक कॉम्पोनेंट है। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट भी है। 90 फुट ऊंचा ब्रॉन्ज का स्टैचू हनुमान जी का बनाया गया है अमेरिका के अंदर, स्पेशली टेक्सास में। तो उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर्टिकुलर स्टैचू को अनवील किया गया है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई है, इस वजह से चर्चाओं में है। देखिए इस स्टैचू का नाम दिया गया है, नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। आपसे क्वेश्चन बन सकता है स्टैचू ऑफ यूनियन रिसेंटली चर्चाओं में था, इसको कहाँ पे बनाया गया, तो यूएसए के अंदर टेक्सास में बनवाया गया है। ध्यान रखिए अभी यहाँ पे जब टेक्सास में ये बनकर आया तो दोस्तों यहाँ पे एक और खबर चर्चाओं में है। अगर हम टोटल अमेरिका के अंदर सबसे ऊंचे स्टैचूज़ की बात करें तो पहला आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है, दूसरा फ्लोरिडा के अंदर है पेगासस और ड्रैगन वाला स्टैचू, तीसरा जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अब हो चुका है वो दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी का ही स्टैचू है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाम है यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनियन और 90 फुट का स्टैचू है ब्रॉन्ज स्टैचू। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ऐसे वेरियस न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये फोटो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टैचू की आप दोस्तों देख पाएंगे। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बात ये हो रही है, एक मंदिर है यूएसए के अंदर, नाम है श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल। ये कहाँ पर है, ये लगभग ह्यूस्टन से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये है अमेरिका का मैप, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रहा टेक्सास, यहीं पर आपको नजर आएगा ये रहा ह्यूस्टन। तो ह्यूस्टन से जस्ट 35 किलोमीटर की दूरी पर इस स्टैचू को बनाया गया है। अब इंडिया में तो वैसे आपको देखने को मिलेगा हनुमान जी के बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्टैचूज़ हैं, लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर बात करेंगे आउटसाइड द इंडिया तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक का 200 सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जब बात होगी आउटसाइड इंडिया की तब। अब इस स्टैचू को ऑफिशियली यहाँ पे रिवील किया है एक पर्टिकुलर सेरेमनी के दौरान। 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आपको पता है हम अपने इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन भी कर रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर इस मूर्ति का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, जो अनवीलिंग सेरेमनी हुई यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। जैसे मैंने बोला हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई, ये फोटो आप देख पाएंगे, ये है हेलीकॉप्टर जिसने पुष्प वर्षा की है। बहुत ज़्यादा लंबी माला, लगभग 72 फुट लंबी जो माला है दोस्तों वो यहाँ पर हनुमान जी को पहनाई गई है। हज़ारों डिवोटीज जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु थे वो प्रेजेंट थे, सब नाम जप कर रहे थे जय श्री राम जय हनुमान जी का, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इवेंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्पिरिचुअल रहा।
उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया, स्टैचू ऑफ यूनियन यहाँ पे नाम दिया गया है इस पर्टिकुलर स्टैचू को, क्योंकि हनुमान जी वो थे जिन्होंने राम जी और सीता जी को यूनाइट करवाया, इस वजह से ये नाम यहाँ पर दिया गया। अब दोस्तों उसके अलावा ये तो हमने बात कर ली हनुमान जी के स्टैचू की आउटसाइड दी वर्ल्ड। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टैचू हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचूज़ वाली कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टैचू है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू में दोस्तों यहाँ पे आता है वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैचू, जो कि गुजरात के अंदर बनाया गया है और इसकी हाइट लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 597 फीट के आसपास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे 2018 में इसको कंप्लीट किया गया था। फिर दूसरा यहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीफ आपको देखने को मिलेगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिव जी का है, शंकर भगवान का स्टैचू है। ये बेसिकली वर्ल्ड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है। ये यहाँ पे टॉलेस्ट स्टैचू है वल्लभ भाई पटेल जी का। जो बैठा हुआ स्टैचू है, जहाँ पे मूर्ति में यहाँ पर बैठा हुआ फिगर बनाया गया है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगेन शिव जी का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसको 2022 में कंप्लीट किया गया था। 2022 में भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है पहले भी। ये राजस्थान में बनाया गया है, ये वो स्टैचू आपको नजर आएगा। फिर तीसरा यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, भारत के अंदर जो तीसरा या इंडिया का दूसरा सिटिंग सबसे ऊंचा स्टैचू देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है 2023 के अंदर में। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अंदर में रामानुजा जी का स्टैचू बनाया गया है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, तेलंगाना के अंदर में इसको बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में था, है ना, हमने अगेन डिस्कस किया है, थंबनेल भी लगाया था। 2024 यानी इसी पर्टिकुलर ईयर में दुनिया का सबसे ऊंचा अंबेडकर जी का स्टैचू, BR अम्बेडकर जी का स्टैचू बनाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, फिर उसके अलावा सेकेंड टॉलेस्ट अंबेडकर जी का स्टैचू जो है वो तेलंगाना के अंदर में है। ठीक है, ये 2023 में ही यानी पिछले साल ही इसको बनाया गया था। फिर आती है बात हनुमान जी के स्टैचू की। तो ध्यान रखिए, जैसे अभी हमने स्टैचू ऑफ यूनियन जो देखा है, ये भारत से बाहर की बात कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। लेकिन अगर इंडिया के स्टैचूज़ को भी मिला लिया जाए, स्पेशली हनुमान जी के स्टैचू में, तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हनुमान स्टैचू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। ये यहाँ पर फोटो आप देख पाएंगे, 2020 में यहाँ पर इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। जगह नाम ध्यान रखिएगा। फिर उसके अलावा दुनिया का टॉलेस्ट 5 फेस्ड हनुमान स्टैचू, जिसको बोलते हैं पंचमुखी, है ना, 5 मुंह वाला स्टैचू हनुमान जी का जो है, ये 2022 में स्पेशली यहाँ पे बनाया गया कर्नाटका के अंदर में। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा तो है, लेकिन पंचमुखी वाला स्टैचू है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो ये वाला जो नॉर्मल स्टैचू है दोस्तों, वो सबसे ऊंचा आंध्र प्रदेश के अंदर में है। और इंडिया से बाहर की बात होगी तो वो यूएसए का स्टैचू आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए में अभी तक 3 सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू हैं, जिसमें आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, उसके अलावा पेगासस ड्रैगन वाला, और तीसरा यहाँ पे हनुमान जी का स्टैचू, जो अभी रिसेंटली ह्यूस्टन के अंदर में बनाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को लेकर सवाल बन चुका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर सवाल बन चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करेंगे। आपने देखा होगा, कल एक खबर बहुत चर्चाओं में थी, हमारे ट्विटर पर, सभी जगह पर एक टॉपिक ट्रेंडिंग में है, उसका नाम है यूपीएस। अब ये क्या है समझते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। दोस्तों आपको पता होगा, हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एक पेंशन सिस्टम बना हुआ है लंबे समय से। ठीक है, अभी पेंशन सिस्टम 2 भाग में बटा हुआ चल रहा था। अभी तक क्या होता था, यानी हमारे पास में एक ओपीएस था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, और एक एनपीएस थी, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड वाली और न्यू वाली। इसमें तीसरी और ऐड कर लो, तीसरी नई स्कीम आ रही है जिसका नाम है यूपीएस, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो जो भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, अगर पेंशन की बात आती है तो उनको यूपीएस में और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये यहाँ पर समझाया गया है। तो कल केंद्र सरकार ने यूपीएस स्कीम के बारे में हमारे देश को बताया कि ये पर्टिकुलर स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही होगी। क्योंकि अगर हम देखें, लंबे समय से विवाद चल रहा है, मांग की जा रही है कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लेकर आया जाए। बट सरकार जनरली यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम को फॉलो कर रही है। तो वही यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन दोनों की बजाय एक नया ऑप्शन लेकर आए गए हैं, यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो यूपीएस स्कीम होगी, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही काम करेगी। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं पुराने वाली स्कीम की, अब शायद डिमांड ना करें, बट चीज़ें क्या होंगी आगे पता चलेगा। अभी केवल यहाँ पे केवल और केवल इसके बारे में जानकारी दी है। एनडीए गवर्नमेंट ने कल
मैंने जैसे बोला, ये सारी जानकारी हमारे सामने लेकर आए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इस स्कीम में क्या है और क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरू करना ज़रूरी है। पहले आपको जानना होगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में फ़र्क क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहले क्या होता था, 2004 के बाद तो ये चीज़ें बदल गई। 2004 से पहले जो भी सरकारी कर्मचारी था, वो अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट सर्विस देने के बाद में मान लो वो 60 साल में रिटायरमेंट हुआ उसका। अब वो 60 साल में जब वो रिटायर होता है व्यक्ति, तो रिटायर के वक्त उसकी जो भी सैलरी होती है, मान लो रिटायरमेंट के वक्त यहाँ पे उसकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक है, तो रिटायरमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट होने के बाद में उसको पेंशन दी जाती थी, लेकिन पेंशन किस आधार पर दी जाती थी कि रिटायरमेंट के वक्त उस व्यक्ति की जितनी सैलरी है उसका 50%, कितना, उसका 50%, यानी कि 1 लाख रुपए अगर उसको सैलरी मिल रही थी, तो अब उसकी महीने की पेंशन 50,000 रुपये बन जाएगी। हर महीने उसको ये पेंशन मिलती रहेगी। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या करता था, एंटायर पेंशन अमाउंट प्रोवाइड करवाता था सरकारी एम्प्लॉयज़ को उनके रिटायरमेंट के बाद में। ये पुराने वाले पर्टिकुलर केस में है। लेकिन जो हमारा नई पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई, उसमें ये पेंशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया। जिसके बाद आपने सुनना होगा, कई सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं भाई पेंशन खत्म हो गई है, पेंशन खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई है, उसको अलग तरीके से दिया जा रहा है। इसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट कर दी गई थी। न्यू पेंशन स्कीम के आधार पर क्या हुआ है, अब देखिए, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है। अब न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के साथ साथ यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी एक गेट खोल दिया गया था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। होता यह है कि अब मान लो 2004 के बाद में कोई व्यक्ति यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में लगा, उसको यहाँ पे सर्विस दे रहा है। वो जब सर्विस देगा तो उसको पेंशन तो मिलेगी लास्ट में, लेकिन उसके लिए उसका मंथली बेसिस पे थोड़ा अमाउंट काटा जाएगा। तो एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये पुराने वाले पेंशन स्कीम में नहीं था, है ना। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय से चार्ज नहीं लिया जा रहा था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय से चार्ज लिया जा रहा है। जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी महीने की बन रही है उसमें से 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा, 10% वो डालेगा पेंशन कॉर्पस में, और उधर से सरकार 14% डालेगी। तो वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ता चलेगा, और वो बढ़ते 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 रिटायरमेंट के समय पर जितना पैसा इकट्ठा होगा वो दे दिया जाएगा। तो ये था नए पेंशन वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। तो नया वाला जो पेंशन अमाउंट है वो फिक्स नहीं था, लेकिन पहले वाला फिक्स हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला, पहले रिटायरमेंट में के समय पर क्या होता था, पहले रिटायरमेंट के समय पर तो ये होता था कि भाई आखिरी समय पर जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसकी जितनी सैलरी है उसका आधा 50% उसको मिलना शुरू हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, जितनी ज़िंदगी बची है। लेकिन यहाँ पे नए पेंशन स्कीम में ये नहीं था। जितना आप सबमिट कर रहे हैं, जितना आप यहाँ पे अपनी सैलरी से कटवाएंगे, एम्प्लॉइज 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है मान लो, उधर से सरकार 14% का कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। इसके आधार पर जो भी पैसा रिटायरमेंट के समय पर वो व्यक्ति इकट्ठा कर पाएगा वो उसको पेंशन कॉर्पस से दे दिया जाएगा। ये था नए पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एलिजिबिलिटी ये थी कि पुराने वाले पेंशन स्कीम में ये वाला कॉन्सेप्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर में अप्लाई हुआ करता था, लेकिन जो नया वाला पेंशन स्कीम है ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए परमिशन देता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले वाली केवल सरकारी कर्मचारी, नया वाला आप चाहो तो आप भी अपनी इस तरीके की पेंशन बनवा सकते हैं। जिनकी उम्र 18 से 70 साल की रहेगी, 18 से 70 साल के बीच में आप भी जाइए यहाँ पर पेंशन, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आप इधर से थोड़ा पैसा जमा करेंगे, सरकार उधर से कंट्रीब्यूट करेगी, है ना। तो कंट्रीब्यूट करने के बाद में क्या होगा, जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा। तो ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए, स्पेशली इसमें एनआरआई भी है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी इसको खोला गया है। चाहे वो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर से क्यों ना हो, सब पार्टिसिपेट करते हैं एनपीएस के अंदर में। लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये है यहाँ पर फर्क ओल्ड पेंशन स्कीम और नई वाली पेंशन स्कीम का। इतना आपको समझ में आया दोस्तों। अब देखिए आगे का प्रावधान। जो नई वाली स्कीम आ रही है जिसका नाम है यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि यूपीएस के तहत जो भी लोग कवर किए जाएंगे, वैसा भी लागू नहीं होगी, लागू अभी बहुत समय लगेगा। 1 अप्रैल, शायद 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, यानी कि अभी 1 साल लगने वाला है। तो यूपीएस के अंदर ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनको जिनका एवरेज बेसिक पे डाउन होगा लास्ट 12 महीने का, उसका 50% दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसा हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम में हो रहा था ना कि व्यक्ति रिटायर हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के समय पर, एग्जैक्ट समय पर जितनी तनख्वाह है उसका आधा
50% उसकी पेंशन बन जाएगी। वैसा ही कॉन्सेप्ट यूपीएस में दोबारा लाया गया। यूपीएस के अंदर ये बोला गया है, लेकिन हम आखिरी समय नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे आखिरी समय पर जो इंसान सरकारी नौकरी कर रहा है और रिटायरमेंट से 12 महीने पहले, रिटायरमेंट से ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की जो सैलरी होगी उसके आधार पर यहाँ पे 50% के आसपास उसकी पेंशन बनाई जाएगी। तो एश्योर्ड पेंशन ये यहाँ पे लिखा है, एम्प्लॉइज विल नाउ एलिजिबल टू गेट 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर द सुपरएनुएशन। रिटायरमेंट से पहले जो 12 महीने होंगे, उस 12 महीने में उस व्यक्ति को जो भी सैलरी मिल रही होगी, उन 12 महीनों का एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज का जो भी अमाउंट आएगा उसका 50% यहाँ पे उसकी पेंशन बना दी जाएगी। यानी वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे इसको लाया जा रहा है। प्लस यहाँ पे दोस्तों एक नई चीज़ और ऐड कर दी गई है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। देखो होता यहाँ पर यह है कि अभी नॉर्मल तरीके से जो पेंशन चलती है, अब मान लो जो भी व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद पेंशन चल रही है वो ख़त्म अगर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक फैमिली पेंशन है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है ना, इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, तो 60% के आसपास पेंशन यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि रिटायरमेंट के दौरान 60% टैक्स फ्री विड्रॉवल यहाँ पर मिलेगा। सॉरी, ये पुरानी वाली स्कीम की है, ये यूपीएस की बात कर रहे हैं, जो यूपीएस नई वाली है वो ये है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया। 60 मैंने जैसा बोला कि ये पैसा मिल जाएगा उसको सैलरी का। बाकी अगर डेथ होती है तो उसके बाद 60% यहाँ पर जो पेंशन होगी उस एम्प्लॉय की, वो इमीडिएटली फैमिली को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली पेंशन कैसे डिसाइड की जाएगी, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता। जैसे पुरानी वाली जो स्कीम हमारी हुआ करती थी, इसमें सरकारी कर्मचारी की जो आखिरी सैलरी है उसी के आधार पर यहाँ पे उसका 50% उसको दिया जाता था। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की साइड से नहीं होता था, सीधा सरकार यहाँ पे उनको सैलरी भी पूरी मिल रही है, बाद में सरकार यहाँ पे उनको रिटायरमेंट के समय पर ये पैसा भी दे देती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ये नया वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें जो कर्मचारी है इसका योगदान भी होगा। जैसे हमारा नई पेंशन स्कीम है ना, उसी तरीके से यहाँ पे यूपीएस में ये चीज़ ऐड की, यानी कि जो नया वाला यूपीएस सिस्टम लाया जा रहा है जिसको लागू करेंगे, उसमें पुराने वाले पेंशन स्कीम का और नए वाले पेंशन स्कीम का मिक्सचर बनाया गया है। तो जो अभी यूपीएस आएगा, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉय होगा उसको भी 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, उसकी सैलरी में से 10% महीने का कटेगा, और उधर से सरकार 18% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो वो पैसा बढ़ता चलेगा धीरे धीरे, जैसा यहाँ पे हमारे एनपीएस में हो रहा था। एनपीएस में भी यहाँ पर कर्मचारी से 10% लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सरकार केवल 14% का कंट्रीब्यूशन दे रही थी। यहाँ पे केवल 10% लिया जा रहा है, 10% पे 18% यहाँ पे गवर्नमेंट देगी। जो भी इकट्ठा होता चले जाएगा अमाउंट, वो पैसा यहाँ पर उसके रिटायरमेंट का बन जाएगा। 25 वर्षों के बाद यानी 25 ईयर्स के बाद में जो औसत मूल वेतन है ये 50% के आसपास देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब देखिए इस बात को सुनिए, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें यूपीएस वाले सिस्टम में यह है कि इनका पूरा जो ये 50% पैसा काटा जाएगा, मतलब कि जो भी 50% सैलरी मिलने वाली है, अच्छा पेंशन जो मिलेगा, स्पेशली उनको मिलेगा जो कम से कम 25 साल की सर्विस देंगे सरकारी नौकरी में, जो कम से कम 25 ईयर्स की यानी 25 साल तक अपनी अगर नौकरी पूरी कर ली है तो उनको यहाँ पर ये वाला बेनिफिट मिलेगा। अब मान लो जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरी में आया, उसने यहाँ पे थोड़ा कम सर्व किया है, ठीक है, अगर उसने कम सर्व किया है तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो 10 साल तक सर्व किया है तो उसके हिसाब से उसकी पेंशन डिसाइड की जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही इसमें ऐड किया गया है कि नया वाला जो स्कीम है इसमें अगर कोई 25 ईयर तक यानी 25 साल तक पूरा सर्व करता है तो उसका जो औसत मूल वेतन है वो 50% के आसपास मिलेगा, जो पेंशन है वो यहाँ पर 50% के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन मान लो कोई केवल 10 साल तक काम करता है या 10 से 12 साल तक सर्व करता है तो उसको 10,000 रुपये तक की पेंशन बन जाएगी, कम से कम 10,000 रुपये की डिसाइड हो जाएगा वो उसके बेसिक पे पर। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर नई नई चीज़ें आज के समय पर बदली हैं। आने वाले समय पर या कल भी अगर हम देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक पे पब्लिश होने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, न्यू पेंशन स्कीम क्या है वो भी समझ में आ गया, और अभी जो आएगी यूपीएस वो भी आपको समझा दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2025 अप्रैल के महीने से लागू होगी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसा आप ये सब डेटा देख पा रहे हो, जो भी हमने आर्टिकल पढ़ा इसके पीछे का ये सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप में।
एक ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है 1-2 साल के करंट अफेयर सब सिक्योर करके पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरेज का इशू नहीं आएगा, आराम से डेट वाइज कंटेंट पढ़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं इसका जो फी पेमेंट है ना वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दिया करो, ज़रूरी है वीडियोज़ को सपोर्ट अपना दिखाना। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे आज के अखबार में अगेन पेज नंबर 1 पर ही है। वैसे जनरली होता यह है कि संडे में लोग अखबार मिस कर देते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल मत मिस किया करो, बहुत टॉपिक्स हैं आज। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इसको लिंक कर पाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में। अभी आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे और यह इंटरेस्टिंगली यहाँ पर चीज़ें आज के समय पर दिखाई जा रही हैं मीडिया के अंदर भी, कि भाई आज से कुछ दिनों पहले पिछले महीने वो रशिया गए, व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत की, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी वो यूक्रेन में है और रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी एक अल्टीमेट लेवल पर जा चुकी है, जहाँ पे दो वॉर कर रही कंट्रीज़ में दोनों के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना कोई इंडिया से ही सीख सकता है। ये एक यूनिक चीज़ है, ऐसे बहुत कम या ना के बराबर ही देश देखने को मिलेंगे जो इस तरीके की अपनी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज आपको नजर आएंगे। लेकिन जो ये मीटिंग चली जब भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन में पहुंचे, वैसे यूक्रेन जब से एक देश बना है 1991 के बाद, जब यूएसएसआर टूटा था उसके बाद से, तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं यूक्रेन में। फिर आज हम यूक्रेन के साथ में अलग अलग मैटर्स पर कोऑपरेशन करने की बातचीत कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर हाई टेक्नोलॉजीज़, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, उसके अलावा कई सारे ड्रोन्स आपस में साथ में मिलकर बनाएंगे, है ना। बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि यूक्रेन डिफेंस में अच्छा है तो वो हमको ये सब इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा। हम भी यूक्रेन को कई सारी चीज़ों में सपोर्ट करने वाले हैं। ऑब्वियसली आज भी भारत और यूक्रेन के बीच में कई सारी चीज़ों को लेकर व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो वो डिस्कशन इस आर्टिकल में हुआ, लेकिन एग्जाम के लिए ये रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में आपसे अगर कोई क्वेश्चन बना तो दोस्तों भारत यूक्रेन के संबंध आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और इस बार तो पॉसिबिलिटी है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चाओं में बना हुआ है। पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आपको रशिया के बगल में दिख रहा होगा यूक्रेन, इसकी कैपिटल है कीव। अभी रिसेंटली भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये पहुंचे थे पोलैंड में, और पोलैंड और यूक्रेन की एक बड़ी बॉर्डर लगती है, आपके सामने दिख रहा होगा। अब पोलैंड से दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेन से पहुंचे यूक्रेन के अंदर में, क्योंकि ट्रेन एक सिक्योर रास्ता माना गया, सेफ माना गया, इस वजह से इन्होंने घंटों का रास्ता तय करके यूक्रेन पहुंचे। अब यूक्रेन के पार्लियामेंट में एक कह सकते हैं मीटिंग भी है, एक स्पीच भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यूक्रेन को जूम करके देखोगे दोस्तों तो यह है यूक्रेन। कई सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, जैसे रशिया की एक बड़ी बाउंड्री लगती है यूक्रेन से, फिर ऊपर बेलारूस है, बगल में पोलैंड है, रोमानिया है, फिर इसको और देखोगे तो ये स्लोवाकिया है, उसके अलावा हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पे यूक्रेन के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती है। नीचे ब्लैक सी है, ये यूक्रेन का हिस्सा, क्रीमिया है, यूक्रेन का नहीं है वैसे, साल 2014 में रशिया ने इसको कब्जा लिया था, तो रशिया के अंडर में है ये क्रीमिया वाला पोर्शन, ठीक है। ये आप लोग देख पाएंगे। अब दोस्तों भारत और यूक्रेन के संबंध की जब बात करते हैं तो अभी के समय पर ये काफ़ी चर्चाओं में आ चुके हैं, जब प्रधानमंत्री की एक हिस्टोरिक विजिट हुई है। और जैसे मैंने बोला, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो यूक्रेन में विजिट पर गए, यूक्रेन एक देश बनने के बाद में। क्योंकि यूक्रेन कोई पुराना देश नहीं है दोस्तों, ज़्यादा पुराना देश नहीं है। ये पर्टिकुलर मैप देख पाओगे तो ये 1991 से पहले का है। 1991 से पहले यहाँ पर यह पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। जो आज यहाँ पे रशिया है ना, वो केवल ये है। उसके अलावा ये रशिया के सारे कंट्रीज़ ये सब रशिया में हुआ करते थे। लेकिन 1991 में कोल्ड वॉर के बाद में जब यूएसएसआर टूटा तो इसमें से टोटल 15 देश बनकर निकले, जिनके नाम नीचे आप देख पाओगे। तो इसमें से एक तो हो गया यहाँ पे रशिया, जो अभी भी एक ह्यूज कंट्री है। उसके अलावा ये आप देख पाएंगे छठे नंबर पर यूक्रेन, तो ये भी यहाँ पे यूएसएसआर से टूट कर बना था। उसके अलावा बेलारूस और आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, मोल्दोवा, लिथुआनिया, लातविया, एस्तोनिया, ये सब कंट्रीज़ यूएसएसआर से टूट कर निकली हैं।
ये बात क्लियर हो गई। तो यूक्रेन जब 1992 में एक पर्टिकुलर कंट्री बन जाता है, उसके बाद से भारत का मतलब रिलेशन तो बन गया था, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं यूक्रेन में, ये बात दोस्तों ध्यान में रखनी है। अब भारत और यूक्रेन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, इनका ऐतिहासिक रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ, तो इसको देखिए दोस्तों। इंडिया पहला देश बना जिसने यूक्रेन को एज अ देश एक पहचान दी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। और इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन 1991 में टूटा, 1992 तक एक देश बन गया। इतने में ही हमने अगले साल ही भारत की एम्बेसी हमने यूक्रेन में ओपन कर दी, फिर यूक्रेन ने अपनी एम्बेसी भारत में ओपन कर दी 1993 में। ऐसे दोस्तों दोनों के जो रिलेशंस है वो और मजबूत हो गए। और करंट समय पर भारत और यूक्रेन के जो कॉपरेशन है ये लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अभी बीच में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ हम भारत को रशिया का भी एक अच्छा दोस्त देखते हैं और इंडिया है रशिया का भी एक अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन करके चलता है। तो इंडिया का जो बायस है रशिया की तरफ, इसकी वजह से थोड़े बहुत रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़े हैं। और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चला है, 3 साल हो चुके हैं युद्ध चलते चलते, 2.5 साल हो चुके हैं युद्ध चलते चलते। इस युद्ध के दौरान भारत और यूक्रेन के संबंध को एक झटका लगा है कि इनका व्यापार कम हुआ है, जबकि भारत और रशिया का व्यापार बढ़ा। रशिया से हमने कच्चा तेल परचेज किया जिससे व्यापार एक्सटेंड हो गया, लेकिन हम यूक्रेन से व्यापार इतना नहीं कर पाए। तो वही एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप 2021-22 को देखोगे तो इंडिया और यूक्रेन का जो व्यापार था वो लगभग $3.39 बिलियन के आसपास का था, लेकिन 2023-24 में यह व्यापार कम होते होते $0.71 बिलियन का रह गया, खत्म ही हो गया लगभग। तो ये कुछ इम्पैक्ट भी पड़ा है पिछले कुछ समय पर रिलेशंस में। तो इतिहास से लेकर करंट अपडेट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए। अब जरा दोस्तों कुछ और बेसिक फैक्ट्स है वो ध्यान रखिए। भारत यूक्रेन के बीच में कई सारे सेक्शंस में कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन। देखिए दोस्तों, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, उस सोवियत यूनियन के एक लीडर हुआ करते थे और उन लीडर का जन्म जो है वो आज के समय के यूक्रेन में हुआ था, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे उन व्यक्ति ने लगातार भारत को सपोर्ट दिया। 1971 की जो वॉर हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसमें यहाँ पर यूएसएसआर ने सपोर्ट दिया। फिर यहाँ पे आपको पता होगा हम बोलते हैं हिंदी रूसी भाई भाई, यानी कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए स्लोगन दिया गया हिंदी रूसी भाई भाई। ये स्लोगन किसने दिया था? ये अगेन यूएसएसआर के उस समय पर लीडर हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव, ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी यूक्रेनियन लीडर हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर यही कह सकते हैं टैग दिया, जिसकी वजह से रिलेशंस करंट समय पर हम देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो रेगुलर बेसिस पर भारत यूक्रेन के बीच में इंटरेक्शन हुए हैं, बातचीत हुई है ना। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनके बीच में भी लगातार टेलीफोन पे बातचीत होती हुई नजर आई है, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर कितना भी चलता रहे। इतना ही नहीं, यूक्रेन हमारे लिए डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और हम भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन करंट समय पर हमारे लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक रेलिवेंट सोर्स है। कहने का मतलब है, अगर आप देख पाएंगे तो भारत, हमारी इंडियन एयरफोर्स एक फाइटर चलाती है, फाइटर जेट, जिसका नाम है Su-30 MKI। इस फाइटर जेट के अंदर में एक मिसाइल लगता है R-27 एयर टू एयर मिसाइल। तो ये मिसाइल दोस्तों यूक्रेन से ही आती है, यूक्रेन ने बनाकर दी है हमें। और इतना ही नहीं, हम भी अब कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात आती है दोनों देशों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। व्यापार के मामले में अगर हम देखें तो साल 2020 में इंडिया एक सबसे बड़ा कह सकते हैं एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका था यूक्रेन के लिए, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। तो यूक्रेन हमें बहुत सारा सामान बेचा करता था और यही ग्रोथ लगातार बढ़ती चली गई। पिछले 25 सालों में यह व्यापार एक समय पर $3.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया, लेकिन अभी करंट समय पर $0.7 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, यानी व्यापार कम हो चुका है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। लेकिन अगर हम दोस्तों इनके व्यापार को थोड़ा डिटेल्स में जाने कि आखिरकार इतना व्यापार पहुंच गया था पिछले 25 सालों में, जिसमें कई सारे कंट्रीज के साथ हम इतना नहीं कर पाए, तो हम आखिरकार यूक्रेन को बेचते क्या हैं और उससे खरीदते क्या हैं? तो देखिए, बहुत सारे आइटम्स जो यूक्रेन से सीधा इंडिया जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक और पॉलीमर जैसी चीज़ें हैं। और बहुत सारे ऐसे आइटम जो इंडिया से यूक्रेन में आते हैं, यूक्रेन से इंडिया जाते हैं, मतलब कि हमारे पास में जो आइटम्स खरीदते हैं हम, वो ये हो गया। भारत से यूक्रेन में क्या क्या बेचते हैं हम? दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ मशीनरी, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बाहर बेचते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में करंट समय पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रोल प्ले करता है। भारत ने अभी जब ये वॉर चला रशिया यूक्रेन का, तो उस दौरान 99.3 टन के आसपास ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवाया। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया था भीष्म क्यूब के बारे में, वो एक मोबिलाइज हॉस्पिटल है, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया, एज अ गिफ्ट दिया है यूक्रेन को।
तो ये जो सपोर्ट है, ये जो असिस्टेंस है, इसमें हमने मेडिसिन, ब्लैंकेट, टेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सभी चीज़ें यूक्रेन को प्रोवाइड करवाई है। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने $8 मिलियन से ज़्यादा का दवाइयों का सपोर्ट, पैसों का सपोर्ट यूक्रेन को प्रोवाइड करवा दिया है इस वॉर के दौरान। आप इमेजिन कीजिए, $8 मिलियन, बहुत होता है ये अमाउंट। उसके अलावा यूक्रेन के अंदर में दोस्तों भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा भी है। लोकल इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं यूक्रेन में, बच्चे मेडिसिन की पढ़ाई करने जाते हैं, है ना, एमबीबीएस के लिए। उसके अलावा इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आज यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडियंस हैं। तो लोकल इंडियन कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे। उन लोकल इंडियन कम्युनिटी ने मिलकर एक इंडिया क्लब बना रखा है वहाँ पे, जिसके बेसिस पे वो कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कल्चरल कोऑपरेशन की। देखिए दोस्तों, जब हम सांस्कृतिक तौर पर देखते हैं तो लगभग 30 से ज़्यादा यूक्रेनियन कल्चरल ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे, पूरे यूक्रेन में फैले हुए हैं, जो भारत के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर इंडिया की आर्ट फॉर्म, योगा सिखाया जा रहा है, फिलॉसफी, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। एग्जाम्पल, योगा डे सेलिब्रेट होता है यूक्रेन में, महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है यूक्रेन में। तो कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा इंडियन मूवी RRR की जब हम लोग बात करते हैं तो RRR का एक गाना है नाटू नाटू, ये भी यूक्रेन के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे शॉट किया गया था, यूक्रेन में ही रिकॉर्ड हुआ था। और इस गाने को एक ऑस्कर मिला है, ये आपको पता है, ऑस्कर अवार्ड, जो हमारे लिए भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। चलिए, अब बात आती है इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की। एक चीज़ और है, भारत यूक्रेन के बीच में कुछ संस्थानों के बेसिस पर भी रिलेशन देखने को मिलेंगे। जैसे हम दोनों के बीच में एक ग्रुप है जिसका नाम है ITEC, दैट इज़ इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जो कि क्या करता है, हमारी ट्रेनिंग, बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑफर करता है। उसके अलावा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, फिर है केंद्रीय हिंदी संस्थान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि स्कॉलरशिप देता है यूक्रेन के बच्चों को कि वो यहाँ पर आएँ, हिंदी लैंग्वेज के कोर्सेज़ को परस्यू करें। तो इस तरीके का लेवल भारत यूक्रेन के बीच में है। तो एक तरफ से हम देख पा रहे हैं रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन करंट समय पर व्यापार में झटका लगा है, ये भी हमने नोटिस किया है। अब एक और चीज़ आती है, ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया यूक्रेन के रिलेशंस में कई सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। रिलेशंस में चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर भारत के दोनों देश यूक्रेन रशिया भिड़ रहे हैं तो उसमें हमें भी यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करके रख पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चैलेंजेस में दोस्तों सबसे पहला चैलेंज है डिक्लाइनिंग बायलैटरल ट्रेड, जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी लगातार बात कर रहे हैं। तो पहली समस्या दोनों के संबंधों में आ रही ये है, वो व्यापार कम हो चुका है। भारत के इंपोर्ट के ऊपर में सीधा एक इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में ये एक चैलेंज है, क्योंकि भारत ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ में रिलेशन ख़त्म ही कर देगा। हमने अभी तक रशिया का कहीं पर भी क्रिटिसिज्म नहीं किया है। हाँ, PM मोदी ने जगह जगह पे बोला है कि देखिए जो वॉर है, इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए, इससे दुख होता है बहुत, ये सब चीज़ें मेंशन की गई। पुतिन के साथ में सामने भी बोला था। लेकिन पब्लिकली तौर पर जितने भी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं दुनिया भर से, उनको यहाँ पे अवॉइड किया है, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन कई बार नाराज़ रहता है। आपने देखा होगा कि अभी जब PM मोदी व्लादिमीर पुतिन के पास गए, रशिया गए, गले मिले, तो यूक्रेन से क्या स्टेटमेंट आया, ज़ेलेंस्की का क्या स्टेटमेंट आया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो एक मर्डरर के साथ में गले मिल रही है ना। तो इस तरीके का स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। तो वो लोग मर्डरर बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे इंडिया ने सारी क्रिटिसिज्म अवॉइड कर दिए हैं। लेकिन एक तरफ हमें भी यहाँ पे यूक्रेन से जो प्रॉब्लम्स है वो रहती हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो पॉलिसीज़ हैं भारत के प्रति वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूक्रेन ने लगातार भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को क्रिटिसाइज़ किया था। उसके अलावा कश्मीर पॉलिसी पे यहाँ पर ये हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी एक असर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस या चुनौतियाँ कह सकते हैं भारत यूक्रेन के संबंध के बीच में। क्लियर हो गया, समझ आ गया दोस्तों? इस तरीके से आपने आर्टिकल पढ़ना है। न्यूज़ आर्टिकल भी समाप्त हो गया, आपका नोट्स भी तैयार हो गया वीडियो के अंदर ही। चलिए अगला आर्टिकल, ये भी हमारे पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में ये मामला चला गया है, कोलकाता का जो ये डॉक्टर केस मामला है, CBI को सौंप दिया गया है। और CBI ने दोस्तों 7 लोगों के अंदर में पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू कर दिया है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चलेगा आखिरकार सच्चाई क्या है यहाँ पर कोलकाता में जो भी हुआ है। उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जारी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कल से पॉलीग्राफ टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है। 7 लोगों का कनेक्शन यहाँ पे पाया गया है इस रेप एंड मर्डर में, वही जो यहाँ पे कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में हुआ।
तो इसके अंदर में 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे हम पता लगाएंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला। इन 7 लोगों में दोस्तों जो उस मेडिकल कॉलेज में उस समय पर प्रिंसिपल हुआ करता था, उस प्रिंसिपल को भी यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि उस प्रिंसिपल ने यहाँ पर प्लस 4 और डॉक्टर हैं जिन्होंने डिनर वगैरह किया विक्टिम के साथ में। इन सबको, जिनका भी कोई ना कोई कनेक्शन था, इन 7 लोगों को पकड़ा गया है। इन 7 पे पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। अब इस पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर जो जो डेटा आएगा वो सब न्यूज़पेपर में पब्लिश होता चलेगा। मैं आपके सामने बताता चलूँगा, अपडेट करता चलूँगा आपको। लेकिन करंट समय पर इस आर्टिकल में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दोस्तों आपको पता होना चाहिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, इसको लेकर हमारा कानून क्या बोलता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है पूरा मामला समझते हैं। कैसे यहाँ पर झूठ पकड़ा जा सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट से। देखिए, पॉलीग्राफ को हम कभी कभी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, एक ऐसा टेस्ट जिससे झूठ पकड़ा जा सके। इसमें एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पर एक इंसान की फितरतों को मेजर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है जब एक इंसान झूठ बोलेगा या गलत काम करेगा तो उसके पल्स रेट तेज चलने लगेंगी, है ना, ब्लड प्रेशर में चेंज होने लगेगा, घबराहट हो रही होगी अंदर, है ना, हार्ट बीट तेज हो रही होगी, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, स्किन के ऊपर कई सारे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो जब जब यहाँ पे उसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसने कांड किया है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बॉडी के अंदर में चेंजेस होंगे, और तुरंत यहाँ पे उन बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मशीन्स के माध्यम से मेजर किया जाएगा। तो इससे यहाँ पे दोस्तों पता चल जाता है वो इंसान झूठ बोल रहा है इस क्वेश्चन पर या सच बोल रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये बेसिकली एक एजम्पशन के बेसिस पे होता है। तो कहने का मतलब है क्या इससे पक्का ही नहीं, देखो पक्का नहीं कह सकते, ये बस खाली एक एजम्पशन के बेसिस पे है। एक इंसान का यहाँ पर ब्रेन पढ़ा जा रहा है, उसको ट्रिगर किया जा रहा है कि जब वो झूठ बोलेगा तो उसके बॉडी में चेंजेस अगर होंगे तो हम पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि अगर उसे क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा इस चीज़ को लेकर, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, हार्ट रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, पल्स रेट यहाँ पर तेज हो सकती हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि क्या होगा, जब जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके बॉडी में हो रहे चेंजेस जो हैं बस खाली उसको रिपोर्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे जो सच है वो पता चल सके, वो इंसान कोई चीज़ छुपाए ना, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहली बार जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ 19वीं सेंचुरी में हुआ। एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सेजारे लैम्ब्रोजो, इन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की, जहाँ पे जो क्रिमिनल था उसके ब्लड प्रेशर को ये मेजर कर रही थी, ये सवाल पूछकर। कुछ इस तरीके से टेस्टिंग होती है। यहाँ पे मशीन्स हैं, कुछ वायर वगैरह लगा दिए गए, एक इंसान के सिस्टम में यहाँ पर ये सब चीज़ें फिट कर दी गई हैं। एब्डोमिनल ब्रीथिंग चेक की जाएगी, माइक्रोफोन लगा दिया गया है, चेस्ट की ब्रीथिंग देखी जाएगी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, फिजिकल एक्टिविटी जब जब झूठ बोलेगा तब तब यहाँ पर इसमें बॉडी में चेंजेस होंगे, तुरंत पकड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम ये नहीं बोल सकते ये सटीक है, ये केवल एजम्पशन ही तो है ना। तो ऐसे वजह से यहाँ पर इसको पूरा एक कन्फर्मेशन का ठप्पा भी नहीं देते हैं। अभी आगे बताऊँगा इसके बारे में। अब देखिए, आपने सुना होगा एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, तो कहोगे हाँ सुना है। पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को एनालिसिस सेम ही है क्या? नहीं, नार्को एनालिसिस थोड़ा अलग होता है पॉलीग्राफ से। अभी जो सीबीआई अपना रही है वो पॉलीग्राफ टेस्ट अपना रही है, लेकिन नार्को एनालिसिस में दोस्तों इसके ऊपर कई बार प्रश्न भी उठा है कि नार्को एनालिसिस नहीं करना चाहिए। नार्को एनालिसिस में क्या होता है, एक सोडियम फेंथोथल इस प्रकार का इंजेक्शन दिया जाता है एक इंसान को, जिससे वो एक हिप्नोटाइज स्टेज में चले जाता है, उसका ब्रेन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, जो भी पूछोगे सही जवाब देगा वो। ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए इस प्रकार से नार्को एनालिसिस होता है। अब चाहे नार्को एनालिसिस हो चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, इसके खिलाफ भी कई बार आवाज़ लोगों ने उठाई है कि राइट्स के खिलाफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार मिल रहे हैं उसके खिलाफ है ये। फिलहाल अभी एक बात और जानिए, बात यह है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है या नार्को एनालिसिस टेस्ट है, क्या ये 100% एक्यूरेट हो सकते हैं, सटीक हो सकते हैं? जो व्यक्ति जवाब देगा क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है उसके जवाब के बेसिस पे? तो ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट होगा। तो इस वजह से ये जो मामला है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है। हाँ, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है, ये माना गया है। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जितनी, वो लंबे समय से इन टेस्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि अगर ये नहीं तो टॉर्चर करना पड़ेगा। फिर टॉर्चर में कई बार यहाँ पे जिसको टॉर्चर करेंगे उसकी जान भी चली जाती है, तो टॉर्चर के लेवल अलग हैं। अगर टॉर्चर का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है सच्चाई निकलवाने का, क्योंकि एक तो होता है मार पीट के तोड़ दो अच्छे से तो सच्चाई बोलेगा, लेकिन उसमें भी कई बार नहीं बोलता है इंसान। तो सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव यही है कि इसका इस्तेमाल करके उससे सच्चाई उगलवाई जाए। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक इंसान की ब्रेन मैपिंग कर रहे होते हैं, ब्रेन से उसका डेटा ले रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे एक इंसान के ब्रेन के अंदर में जो फंक्शंस हो रहे हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया जाए, है ना,
कि जब वो झूठ बोल रहा है उसका कंट्रोल, मूवमेंट, स्पीच, विजन किस तरीके से वर्क कर रहा है वो यहाँ पर समझा जाए। अब यहीं पर एक और प्रश्न आता है, इस पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर में बोला जाता है क्या ये लॉफुली सही है, कानूनी तौर पर सही है ये करना। तो देखिए दोस्तों, कई बार पर्टिकुलर केस भी हुए हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर में। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन है। क्योंकि चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, चाहे वो नार्को एनालिसिस हो, या वो ब्रेन मैपिंग हो, तीनों क्या होते हैं मैंने आपको तीनों बता दिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इंसान का अप्रूवल लेना ज़रूरी है कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर ये टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर बिना उसकी इजाज़त के ये टेस्ट करोगे तो सीधा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है। क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है या अनुच्छेद जो है हमारे संविधान के अंदर में, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन देता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब सीधा यहाँ पे उससे बिना पूछे उसकी टेस्टिंग की और उसको दोषी पे दोषी ठहरा दिया गया, उसको ब्लेम कर दिया गया कि सारे क्राइम का तू ही यहाँ पर जिम्मेदार है। तो इसके खिलाफ में एक प्रोटेक्शन मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इस बेसिस पे यहाँ पे बोला जा रहा है अगर उससे कोई परमिशन नहीं ले जाएगी और ऐसे यहाँ पे ये पूरा नार्को एनालिसिस करा जा रहा है, उसको हर चीज़ में एक्यूज़ किया जा रहा है, तो ये उसके इस राइट के खिलाफ जाएगा, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उठाया जाता है। दूसरा यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ कंसेंट, कहने का मतलब है कई बार जो ये टेस्ट है ना, यहाँ पे जो एक्यूज़ है, जिस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रूवन नहीं है लेकिन इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो इल्ज़ाम लगने के बाद में क्या होता है कि अभी वो प्रूव नहीं हुए हैं, मुजरिम साबित नहीं हुआ है, तो उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कंसेंट नहीं लोगे बिना, ज़्यादातर केस में ये होता है उससे पूछा जाता नहीं है, सीधा उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कर लिया गया, नार्को एनालिसिस कर लिया गया बिना पूछे। तो सीधा यहाँ पे बार बार उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे उसको लग रहा है यार मैं ही मुजरिम हूँ इस केस में। तो ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट में है। तो कंसेंट लेना, उसका अप्रूवल लेना, उसकी हाँ भरवाना टेस्ट के लिए ये मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, ये बोला गया है। फिर बात आती है यहाँ पर जुडिशल और ह्यूमन राइट्स कंसर्न। जो नार्को एनालिसिस होता है या नार्को एनालिसिस जैसे कुछ और प्री प्रकार के टेस्ट होते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक कंसर्न आता है कि भाई ह्यूमन राइट्स का, कि मानव अधिकार यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहे हैं, इंडिविजुअल के राइट्स, इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो रेगुलेट कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें ये वॉयलेट हो रही है। फिर कई बार कोर्ट की साइड से क्रिटिसिज्म भी नज़र आया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कई अलग अलग केसेस में, कभी मैं आपको उन केसेस के बारे में भी समझाऊंगा, तो अलग अलग केसेस में अक्सर इस प्रकार के टेस्ट को वो क्रिटिसाइज़ करते हुए नजर आए। वो ये बोलते हैं कि तो ये भी तो एक टॉर्चर ही है, ये मेंटल टॉर्चर हो गया, और मेंटल टॉर्चर यहाँ पे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ उस व्यक्ति के पास में अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी उसके पास में अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे राइट्स हैं, आर्टिकल 21 से उसको जीने का अधिकार मिल रहा है, आप इस तरीके से उसको मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट की साइड से भी दोस्तों कई सारे प्रकार के जो क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पर फेस किए गए हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे आते हैं, ये वाला देखिए। अब होता यह है कि देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट अगर कहीं पे भी होगा तो उसके लिए जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस शेयर कर रखी हैं, है ना, कुछ नियम कानून बता रखे हैं। जैसे पहला है वॉलंटरी कंसेंट, अप्रूवल लेना ज़रूरी है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और जिसको पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा तो पहले उससे हाँ भरवाइए, है ना, तो तभी आप इसका टेस्ट कर पाएंगे। वॉलंटरी कंसेंट लेना ज़रूरी है। फिर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसको सभी चीज़ें इन्फॉर्म कर दो। एक्यूज ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर उसको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, सीधा उससे क्वेश्चन कर दिया गया, उसके ऊपर बॉडी पे ये सब तार वगैरह लगाकर उसको पूरी तरह से इन्फॉर्म करना होगा, पुलिस को भी, लॉयर को भी, कि टेस्ट क्या है, टेस्ट का पर्पस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होगा और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है रिकॉर्ड कंसेंट, जो एक्यूज यहाँ पे जो बातें बोलेगा इसको रिकॉर्ड करना होगा फॉर्मली, और ये सब रिकॉर्डिंग होगी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी वहीं होगा। फिर चौथा डॉक्यूमेंटेशन, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगे तो पुलिस को यहाँ पर ये सभी एविडेंसेस प्रोवाइड करवाने होंगे, और ये सब में एविडेंसेस में ये भी लिखना होगा कि हाँ एक्यूज ने बोला था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसने टेस्ट के लिए हाँ भरा है ना, तो उसके बाद ये सब डेटा देना होगा। फिर बात आती है क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स की, तो जो एक्यूज जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जिस पे टेस्टिंग चल रही है, उसको अवेयर करवाया जाएगा, अवेयर होना चाहिए, बेसिकली करवाना चाहिए कि जो भी वो स्टेटमेंट देगा पॉलीग्राफ टेस्ट के तहत में, वो सब एज अ स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाएगा पुलिस को। मैंने जैसे पहले ही बोला, वो केवल स्टेटमेंट है, उस इंसान ने बताया है, कन्फेशन नहीं है, उसने कोई यहाँ पर मुजरिम साबित नहीं कर दिया है किसी को, या बस खाली स्टेटमेंट दिया है क्योंकि वो होश में नहीं है अभी, उसको पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से टैकल किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर दोस्तों ये जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन करे जाते हैं। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए आगे आते हैं।
ना अगला आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर है। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम इसको लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है इसमें? ये बात हो रही है कि देखिए अभी अमेरिका के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री चले गए यूक्रेन, और डिफेंस मंत्री जो हैं हमारे रक्षा मंत्री ये गए अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए के साथ में डिस्कशन हुए, ये आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी का फोटो है, ये साथ में यूएसए के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। इनके साथ में डिस्कशन हो रहा है, बायलैटरल मीटिंग हो रही है। 4 दिन की विजिट पर गए हैं राजनाथ सिंह जी, और इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं कि यूएस ने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया, यूएस कह रहा है हम आपको एंटी सबमरीन वॉरफेयर देंगे, जहाँ पे दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाया जा सकेगा, इंडियन नेवी को मदद मिलेगी। उसके अलावा जो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। इसके बाद कई सारे और बदलाव करे गए। बोला ये जा रहा है दोस्तों कि यूएसए और इंडिया ने डिफेंस के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किया है। आपने देखा होगा कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे, SOSA, SOSA। ये क्या है अग्रीमेंट? यह है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट, जो कि अभी कल यूएसए और भारत ने साइन किया। एक और अग्रीमेंट हम साइन करेंगे, अभी वो हुआ नहीं है, वो है बेसिकली यहाँ पर हमारा RDP वाला, इसका नाम है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, लेकिन ये अंडर डिस्कशन है, बातचीत चल रही है। अब देखिए RDP और SOSA दोनों का आपस में एक बड़ा लिंक है। अब वो लिंक कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर ये SOSA अग्रीमेंट के बारे में पढ़िए दोस्तों। ये देखिए हमारे रक्षा मंत्रालय के साइट से ट्वीट भी आया है कि 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन हुए हैं अभी अमेरिका और भारत के बीच में, और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है SOSA, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट। ये हम यहाँ पर साइन कर रहे हैं। अब पता है SOSA से होगा क्या? इससे होगा कि भारत को एक मदद मिलेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, ये ऊपर चाइना है। मैं आपको SOSA एग्रीमेंट का मतलब समझा रहा हूँ, इसका फ़ायदा होगा क्या। अब मान लीजिए ऊपर से चाइना कहीं भारत को अटैक करना शुरू करता है, या वॉर होता है दोनों के बीच में, जो कभी ना हो, हम यही चाहेंगे। वॉर से होता है क्या है वो हम देख रहे हैं दुनिया भर में। तो मान लो चाइना यहाँ और इंडिया के बीच में वॉर होता है, और चाइना अगर अटैक करता है तो भारत के पास में इक्विपमेंट्स की मान लो कमी होती है। तो इस SOSA एग्रीमेंट के तहत अमेरिका जो है डायरेक्टली भारत की हेल्प करेगा, और इमरजेंसी में सबसे पहला हमारा ध्यान रखेगा। कहने का मतलब है मान लो अगर वॉर चल रहा होगा, अभी नॉर्मल तरीके से हम अमेरिका की कंपनी से मान लो कोई सामान मंगा रहे होंगे, तो उस कंपनी के पास में पहले से बहुत सारे ऑर्डर होंगे, तो वो कंपनी हमारा ऑर्डर अभी रोक देगी। लेकिन अभी कई अगर वॉर सिचुएशन में फंस जाता है, हमें अर्जेंटली इमरजेंसी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो उस समय पर अमेरिका की कंपनी पहले हमारी पूर्ति करेंगी, और उसमें अमेरिका की सरकार अपनी कंपनी को सपोर्ट करेगी कि हाँ भारत को ज़रूरत है इस समय पर हथियारों की, या इंजन की, या जिस भी चीज़ की, फटाफट उनको सप्लाई करो, पहले वो वॉर में चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे इक्विपमेंट्स में डिले नहीं होगा, सप्लाई हो सकेगी तुरंत। इस वजह से इसका नाम ही सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट है ना। तो ये हो गया। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, RDP भी साइन कर लिया जाएगा। RDP पे डिस्कशन हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी साइन हो जाएगा। RDP जब साइन हो जाएगा, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इससे ये होगा ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग सिचुएशन हो जाएगी। यानी अभी के समय पर ये बाइंडिंग नहीं है, और हम बिलीव भी नहीं कर सकते यार, है ना, कि मदद करेंगे नहीं करेंगे। तो RDP यहाँ पर एक बाइंडिंग सिचुएशन हो जाएगी। ये बाइंडिंग रहेगा अमेरिका के ऊपर में कि जब हमें ज़रूरत है तो वो पहले हमारी मदद करेंगे, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी सप्लाईज़ की, वो सप्लाईज़ हमारी पूर्ति करेंगे, है ना। उसके बाद जो भी करना होगा करेंगे। उसके साथ साथ भारत की नेवी ने एक बड़ी डील आपको पता है 2020 में करी थी यूएसए के साइड से। हम लोग 24 MH-60R हेलीकॉप्टर परचेज कर रहे हैं लॉकहीड मार्टिन से, और अभी ये इन सब की डिलीवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो भारत ऑब्वियस ही बात है डिफेंस के मामले में यूएस के साथ में एक बढ़िया रिलेशंस मेंटेन करता है, और डिफेंस के पर्सपेक्टिव से नो डाउट अमेरिका भी भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन एट द लास्ट एक जो मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन दूसरा हो, एक जो मेरा ओपिनियन रहेगा वो यही रहेगा, हमें मेड इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितने भी ये वेपन्स हैं इनमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दी अदर कंट्रीज़, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर में, जिससे एक नहीं 100 फ़ायदे होंगे। अभी केवल इम्पोर्ट से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, जैसा भी सिनेरियोज होंगे आगे डिस्कशन होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज संडे है, तो संडे में हमारा साइंस एंड टेक का पेज आता है। पेज नंबर 11 है आज के न्यूज़पेपर में, वो GS पेपर नंबर 3 साइंस है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, रेड और प्रोसेस्ड मीट जो होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क के साथ में, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। जो रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोसेस्ड मीट को कंज्यूम कर रहे हैं,
उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोला जा रहा है। इसको लेकर एक पूरी रिसर्च हुई है, एक डेटा इकट्ठा किया है 1.97 मिलियन लोगों से, वो सबका पार्टिसिपेंट था, ये सब डेटा इकट्ठा किया गया और कई समय तक डेटा रिकॉर्ड किया गया, 20 देशों से डेटा लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जी बिल्कुल, अगर आप 50 ग्राम के आसपास प्रोसेस्ड मीट डेली खा रहे हैं तो इससे यहाँ पर 15% चांसेस ज़्यादा हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के आने वाले 10 सालों में आपको। या 100 ग्राम ऑफ अनप्रोसेस्ड रेड मीट खा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इससे भी यहाँ पर डायबिटीज़ का रिस्क रहेगा। फिर ऐसे यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ पोल्ट्री मीट खा रहे हैं, कैसे भी मीट खा रहे हैं, तो यहाँ पर अगेन रिस्क जो है डायबिटीज़ का वो रहेगा। पोल्ट्री में जैसे चिकन हो गया, टर्की हो गया या डक हो गया, इनको भी यहाँ पर बोला जा रहा है, इनको एक ऑल्टरनेटिव बोला जाता है प्रोसेस्ड मीट का या रेड मीट का। तो कई सारी स्टडीज़ ये भी बोल चुकी हैं कि इस प्रकार के पोल्ट्री मीट का कनेक्शन भी टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ में है। इसका लंबे समय तक कंजम्पशन करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार बनना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इंडिया करंट समय पर वर्ल्ड मीट प्रोडक्शन में 2022 के डेटा के हिसाब से बात करेंगे, दुनिया में जितना भी मीट का उत्पादन होता है उसमें भारत 5वें नंबर पर आता है। हम 6.3 मिलियन टन्स ऑफ मीट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से यहाँ पर बोविन बीफ का मीट होता है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा पोल्ट्री, पिग, गोट, शीप का मीट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर आप दुनिया का ये पूरा पर्टिकुलर लिस्ट देख पाएंगे तो यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, 2022 की रैंकिंग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट का प्रोडक्शन 2022 में किसने किया? चाइना ने किया, ये है नंबर, माय गॉड। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड पे यूएस, ये है नंबर, ब्राज़ील ये है, ये नंबर जो है ना टन्स में है, ध्यान रखिए। तो 5वें नंबर पर भारत है, इन्होंने भी यहाँ पर ये प्रोडक्शन किया है 2022 में, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान 10वें नंबर पर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर चाइना की मैं बता ही चुका हूँ, तो चाइना को देख के खैर कोई हैरानी हो नहीं रही है, जैसा सा कोविड के समय पर देखा है उसके हिसाब से। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे बात आती है टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो ये रेड मीट है या अनप्रोसेस मीट है, इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ होती क्या है दोस्तों? शुगर लेवल आप जब कहते हैं कि बढ़ गया है, उससे बहुत असर पड़ता है बॉडी के ऊपर में, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे वीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन होता कब है? देखिए, 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जब हमारा शरीर इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ तब होती है जब हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती सही से। अब ये इंसुलिन क्या नाम है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स में ये जो हिस्सा है, यहाँ पे एक ऑर्गन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। ये क्या है? आपका पेनक्रियास। ये पेनक्रियास आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इस इंसुलिन का मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। तो शुगर लेवल जो कंट्रोल करने का काम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल का काम होता है, वो इंसुलिन का होता है। इंसुलिन बनाता है पेनक्रियास है। तो मान लीजिए अगर बॉडी आपकी इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रही है, तो क्या बॉडी में ये ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो पाएगा? शुगर लेवल कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा है, जब इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। जब हमारी बॉडी अच्छी तरीके से इंसुलिन के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है ना, इंसुलिन बन रहा है, इनफ मात्रा में नहीं बन रहा है या सही से कंप्लीटली नहीं बन रहा है, तो बॉडी या रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है इंसुलिन के प्रति, तो वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। दुनिया में ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस आपको नजर आएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ स्पेशली बच्चों में यहाँ पर शुरू हो जाता है या बच्चों में दिखाई पड़ता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ आपके जो कॉमन या मिडिल एज है वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण तुरंत यानी जल्द ही दिखाई पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में देखिए सिंपल सी बात है, इंसुलिन नहीं बन रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो इसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो। इंसुलिन का इंजेक्शन देने के बाद में बॉडी के अंदर में शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल के अंदर पूरे ज़िंदगी भर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही है, इंसुलिन का वर्क ही नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। तो आपका अपना लाइफस्टाइल, आपका डाइट चेंज करना होगा। दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलने लगती हैं, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो दवाई की फिर ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अदरवाइज़ आपको पता है शुगर की फिर लाइफ टाइम दवाई चलती है, एक बार अगर किसी को भयंकर तरीके से हो गया तो ये कुछ यहाँ पे हमारे एस्पेक्ट्स हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के। आई होप आपको ये भी एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का डिस्कशन। मज़ा आया या नहीं? बहुत कुछ आपको इस लेक्चर में जानने को मिला है। वैसे आज संडे है ना, तो संडे की वजह से आर्टिकल्स हमारे कम भी रहते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आज हमने ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस भी नहीं किए हैं, क्योंकि संडे है, संडे में शॉर्ट न्यूज़ वगैरह कम रहती है। बाकी हमने अब की बार अपने सेशन में कई सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, वो आपने पिछले 2 से 3 दिनों में देखा है ना।
चलिए अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। तो रोज़ आपको एक शब्द मिलता है सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज का वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है? लैक या इनएडिक्वेट सप्लाई, किसी चीज़ की कमी हो जाना, किसी वस्तु की कमी को डर्थ बोलते हैं, ठीक है। या अपर्याप्त जिसको बोल रहे हैं। एक होता है पर्याप्त जो पूरा हो चुका है, अपर्याप्त क्या है? मतलब कमी रह चुकी है, उसमें पूरे मात्रा में नहीं हो पाया, तो उसके लिए डर्थ यूज़ करते हैं। आप इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाने का काम आपका है नीचे कमेंट सेक्शन में। जब भी आप इनएडिक्वेट सप्लाई की बात आएगी या जब भी यहाँ पर किसी चीज़ की कमी की बात आएगी तो आप डर्थ वर्ड का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो भीष्म क्यूब है इसके रेफरेंस में जो दो स्टेटमेंट्स हैं बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाउ मनी नहीं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो पहला, प्राइमरी पर्पस भीष्म क्यूब का क्या है? कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर जोन में इमरजेंसी मेडिकल केयर देना। जी सही बात है, ये फोटो देख के आप सब कुछ समझ गए होंगे, आराम से सॉल्व कर जाएगा। यही है हमारा भीष्म क्यूब, जिसमें हर एक मेडिकल सप्लाई चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ यही है। दूसरा, अब जब भीष्म क्यूब आपने देख लिया है, छोटा सा है भाई, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो बड़े गोदाम का मतलब ही नहीं होता है, वेयर हाउस का मतलब गोदाम। तो क्या बड़ा गोदाम जहाँ पे मेडिकल सप्लाई स्टोर करके रखते हैं, क्या वो भीष्म क्यूब का कंपोनेंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस वजह से पहला स्टेटमेंट सही है। दैट इज़ वाई वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही हमने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था, मैंने आपको हर एक बेसिक फैक्ट इसके बारे में बताया था। ये आपका आंसर हो गया। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।